गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट भाग 22। देखिए 2025 के जो पेपर हुए थे उसके पीवाईक्यू मैंने कवर नहीं कराए थे, उत्तराखंड, जीएस और हिंदी के, इसीलिए बीच बीच में मैं आपको ये पीवाईक्यू सेशन भी करा रहा हूँ, ताकि आगामी परीक्षा में अगर कोई पीवाईक्यू रिपीट होता है तो वो आपका गलत ना हो। और पीवाईक्यू से बहुत हेल्प मिलती है एग्जाम पैटर्न को समझने में, आयोग के पैटर्न को समझने में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3-4 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं, यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी की, इनको अच्छे से आप देखो और हर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए उसके अन्य फैक्टों को भी याद कीजिए। तो चलिए आज देखेंगे हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 22। शुरुआत करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है देखिए पीवाईक्यू का, ये आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2025 में, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, वहां के पीवाईक्यू है कुछ। ठीक है, पहला देखिए, कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए कोई भी जो मानक भाषा है जब वो शासन के कार्यों में यूज होती है ना, तो उसको फिर बोलते हैं राजभाषा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? राजभाषा। प्रीवियस पीवाईक्यू सेशन में मैंने आपको बताया कि राजभाषा, भारत की जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी है। ठीक है, हिंदी। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा ने आपका बाद में देखिए जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 343(1) है, आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और इसमें ये बोला गया कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा होगी और लिपि जो होगी देवनागरी लिपि होगी, देवनागरी लिपि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है। और इसीलिए हम 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, और ऐसे देखा होगा आपने, देखिए हिंदी को प्रमोट करने के लिए 10 जनवरी को पहला हिंदी विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था 1975 में। तब से लेकर अब तक हम क्या करेंगे, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। ठीक है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इन दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला बने। अब देखिए आपको ये भी बता दो दोस्तों, हिंदी जो है केवल हमारी राजभाषा है, यानी कि सरकार के या शासन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। हमारे देश में आज तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता है। ठीक है, 22 जो लैंग्वेजेस हैं अनुसूची 8 के तहत। चलिए अगला देखिए, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? मैंने आपको देखिए सामान्य हिंदी कवि परिचय वाली जो ई बुक है, उसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों की ई बुक है, ये दोनों ही ई बुक आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगी? हमारी एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में आपको एक फोल्डर मिलेगा फ्री मटेरियल का। तो फ्री मटेरियल में आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, वहां पर आपको उत्तराखंड की वन लाइनर बुक, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको उत्तराखंड जी के वन लाइनर ई बुक के साथ साथ आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कवि परिचय वाली ई बुक, और साथ ही आपका कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली और अन्य तथ्यों वाली ई बुक फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड कीजिएगा और इनको अच्छे से नोट कर लेना। कवि परिचय में मैंने आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है, तो इनको कहा जाता है आपका क्या? एक भारतीय आत्मा। ठीक है, क्योंकि देखिए जितनी भी इनकी कविताएं रही ना, वो राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत रही, यानी कि उन कविताओं में नेशनलिज्म को हम देख सकते हैं। जैसे एक कविता तो इनकी मुझे अभी तक याद है बचपन से। ठीक है, जो टाइटल है उस कविता का वो है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, यानी कि फूल की क्या इच्छा है। देखिए फूल की क्या इच्छा है कवि बताते हैं, एक भारतीय आत्मा, ऐसे थोड़ी बोला जाता है इनको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। पुष्प की अभिलाषा ये हमारी छोटी क्लासेज में पोएम थी, जिसमें पुष्प बोलता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यानी कि फूल ये बोल रहा है, भैया ना तो मैं किसी महारानी अप्सरा राजकुमारा के गहनों में गूथा जाना चाहता हूँ, यानी कि ना मैं किसी के गले का हार बनना चाहता हूँ, ना मैं किसी प्रेमी का फूल बनना चाहता हूँ, ना मैं किसी सम्राट के सौ पे फेंके जाने वाला फूल बनना चाहता हूँ, ना मैं किसी मंदिर में देवताओं पे चढ़ने वाला फूल बनना चाहता हूँ। ठीक है, और फूल की इतनी अभिलाषा है, मैं केवल उस रास्ते में मुझे फेंक देना जिस रास्ते में हमारे देश के वीर जाते हैं, सैनिक जाते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार की जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं हैं इनकी,
इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही हिंदी का पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो पीवाईक्यू सेशन इंपोर्टेंट है भाई, मैं तभी बोलता हूँ पीवाईक्यू का आपको हर सेशन देखना चाहिए। भारत में द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल, भारत में पहला जो बाइलिंगुअल कंप्यूटर था वो आपका किस नाम से बना था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आई थिंक ये करवाया भी था आपको, टेस्ट सीरीज वगैरह में भी करवाया था। तो भारत में देखिए जो पहला बाइलिंगुअल कंप्यूटर था इसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ कंप्यूटर था, सी आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अब देखिए जो ये सिद्धार्थ कंप्यूटर था भारत में, इसको बनाया था ईसीआईएल ने। ईसीआईएल ने इसको डेवलप किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये द्विभाषी था। कौन कौन सी भाषा में था फिर ये? तो ये पहली बार आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ठीक है, और देखिए हिंदी में था तो ऑब्वियस सी बात है देवनागरी लिपि, और अंग्रेजी में था तो रोमन लिपि, यानी कि ये पहला सिस्टम था जो देवनागरी और रोमन लिपि दोनों में काम करने में सक्षम था। और इसी सिद्धार्थ को सबसे पहले भारत में 16 अगस्त 1986 1986 को बेंगलुरु के एक पोस्ट ऑफिस में स्थापित किया गया। बेंगलुरु का जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस था ना, उसमें इसको स्थापित किया गया। गढ़वाली में मुआरी का अर्थ क्या होता है? देखिए, तो गढ़वाली कुमाऊनी बोली, तभी मैं बोलता हूँ महत्वपूर्ण है। गढ़वाली में जो मुआरी होता है ना, मुआरी का मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसमें, मधुमक्खी। ठीक है, बहू के लिए जो शब्द यूज होता है, देखिए बहू को बुआरी कहा जाता है, बुआरी। ठीक है, बुआरी कहा जाता है बहू को। निकट संबंधी को देखिए आपका स्वरा कहा जाता है। ठीक है, स्वरा, स्वरा कहा जाता है, भोटिया जनजाति भी बोलती है ना स्वरा। ठीक है, मकान की छत को क्या कहा जाता है? तिपारी भी कहा जाता है। मकान की छत को आपका पाख भी कहा जाता है कुमाऊनी क्षेत्र में, पाख। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय क्या है? तो कुमाऊनी शब्द तीर, ठीक है, तीर, तो तीर कहा जाता है कुमाऊनी में आपका निचला किनारा को, जो खेत का निचला किनारा होता है। डी आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो तीर का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का निचला किनारा। मान लीजिए देखिए कोई सीढ़ीदार खेत है इस प्रकार के इसमें। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, निचला हिस्सा होगा, इसको तीर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे खेतों के बीच में जो डिवाइडर होगा, जो डिवाइड करने वाला हिस्सा होगा, इसको ओड़ा कहा जाता है। अजय पाल का ओड़ा आपने पढ़ा होगा। खेत का जो ऊपरी हिस्सा है इसको कनाऊ कहा जाता है, कनाऊ। ठीक है, और खेत के निचले हिस्से को आपका तीर भी कहा जाता है। खेत के निचले हिस्से को इचाऊ भी कहा जाता है, इचाऊ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो तीर का अर्थ हो जाएगा निचला किनारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संधि दी गई है। ठीक है, सबसे पहले लघुत्तर। ठीक है, लघुत्तर, तो लघुत्तर में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। एक का 4 हो जाएगा। अब एक का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में, देखिए यही मैं बोलता हूँ आपको, अगर ध्यान से देखेंगे आपका पिक हो गया। देखिए उसके अलावा किसी का है ही नहीं। क का 4 केवल एक ही ऑप्शन में, तो बाकी देखना ही नहीं है। फिर नवोदय में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? नवोदय में गुण संधि हो जाएगी। वनौषध में हो जाएगी आपकी कौन सी? वनौषध में वृद्धि संधि हो जाएगी। मध्यागम में आपकी हो जाएगी यंग संधि। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखना है। कई बार मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं, जब आपको मैच द फॉलोइंग आप लोग करते हैं ना एग्जाम हॉल में, मैच द फॉलोइंग में अवश्य ऑप्शंस को देखें, पहला या दूसरा ऑप्शन मिला के। कई बार एक ही ऑप्शन होता है उससे रिलेटेड, तो फिर बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो इसका हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। चलिए अब इनका थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। लघु उत्तर की मैं बात करूं, देखिए आपका लघु उत्तर में ऊ धन ऊ बराबर ऊ हो रहा है। ठीक है, लघु धन उत्तर। नवोदय की अगर संधि विच्छेद की मैं बात करूं तो नवोदय की संधि विच्छेद क्या होते हैं? नव धन उदय। ठीक है, नव धन उदय क्या हो रहा है यहाँ पे? अ धन उ बराबर ओ हो रहा है। ठीक है, वनौषध में क्या हो रहा है आपका? देखिए वन धन औषध, औ धन औ हो रहा है। ठीक है, ये आपका वृद्धि संधि हो गई। नद्यागम का संधि विच्छेद क्या होता है? नद्यागम का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नदी धन आगम। ठीक है, नदी धन आगम, तो ई धन आ बराबर या हो जा रहा है यहाँ पे, जो कि यण संधि का एग्जाम्पल है। चलिए कुमाऊनी शब्द, कुमाऊनी भाषा का शब्द जो झोड़ा है किससे संबंधित है? देखिए झोड़ा, तो झोड़ा नृत्य होता है ना कुमाऊं में, तो झोड़ा नृत्य का मतलब, झोड़ा जो शब्द है जोग से आया, जोग के लोग खड़ा करना है इसमें, जोग। ठीक है, तो ये पूर्व में भी पूछा गया था किसी एग्जाम में, जोग से।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कवि परिचय से क्वेश्चन पूछा गया आपका। बादल राग जो कविता है भैया आपकी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है। कवितावली जो रचना है आपकी ये तुलसीदास जी की रचना है। सहर्ष स्वीकारा है मुक्ति बोध की रचना है। संतो देखत जग बोराना कबीरदास जी की रचना है। ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। सी आंसर हो जाएगा इसमें 2 1 4 3। अगर देखिए बगड़ किसे कहा जाता है? अभी लास्ट टाइम मैंने आपको देखिए कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली जो कराया था ना, और मैंने एक भूमि के प्रकार वाली शॉर्ट वीडियो भी दी हुई है हाल में, उसमें आप देखना मैंने आपको हर प्रकार की भूमि का उल्लेख किया उसमें। एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं। तो ये इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है। मैंने बीच में ये आपको दिया था शॉर्ट्स में। राज्य में भूमि के प्रकार देखिए यहाँ पे बगड़ शब्द आया है। ये देखिए बगड़। बगड़ जो होता है देखिए पहाड़ में नदियों के किनारे की समतल और उपजाऊ भूमि को बगड़ कहा जाता है। तो नदी के किनारे का समतल स्थान ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे माल या 84 माल भूमि जो थी तराई भावर की भूमि थी। लेक भूमि जो होती है घने जंगलों वाली भूमि जिसको खेती योग्य बनाया जाता है। उखड़ जो होती है आरक्षित भूमि होती है, रिजर्व लैंड होता है। इजर जो होता है राजाओं के द्वारा दान की जाने वाली कृषि भूमि, हालांकि कृषि के लिए ये उतनी उपयुक्त नहीं होती इजर भूमि। ठीक है। रॉ या रई भूमि जो होती है पहाड़ की गहरी घाटी में स्थित तालाब जो होता है वहां पे जो भूमि होती है। तालाब भूमि या तालाब भूमि ये सबसे सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है जो कि सिंचित भूमि होती है और बहुत उपजाऊ होती है। सेरा जो होता है ये भी सिंचित तालाब भूमि को ही कहा जाता है और खासकर नदियों के आसपास फैला होता है सेरा एरिया। पचार सीमार जो है नदी घाटी में फसलीय भूमि होती है, दलदली भूमि। ठीक है। दलदली भूमि जिसको गजार भूमि भी कहा जाता है। गजार, सीमार, पचार। तलिया हो गया, खील कटील जो हो गई, और दल या दौल भूमि। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर बगड़ जो है आपका नदी किनारे का समतल स्थान है। अब हो सकता है अन्य एग्जाम में आपका यहाँ से पूछ ले कुछ और। ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना सब प्रकार की भूमि। दल या दौल भूमि नदी किनारे की उपजाऊ भूमि जिसमें सिंचाई की सुविधा होती है। खील कंटील भूमि जो होती है बंजर भूमि होती है, जंगल से लगी हुई। ठीक है। बंजर भूमि जी, लेकिन इसको भी खेती के योग्य बनाया जाता है, खासकर मोटे अनाज बोए जाते हैं इसमें। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो है माणी शब्द जो हमारे पहाड़ में माणा। ठीक है। माणा माणा बोलते थे ना, माण। ठीक है। माणी या माणा बोलते हैं, माणा भी बोलते हैं कहीं कहीं माणी भी बोलते हैं। तो ये आपका एक मापतोल का क्या है? पैमाना है। ठीक है। मापतोल का पैमाना। और यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण पूछा है, यानी कि जिससे हमका परिमाण निकलेगा किसी भी चीज का, वो द्रव वाली कोई द्रव्य कोई चीज हो या कोई ठोस चीज हो या कोई आपका अनाज हो, कुछ भी चीज हो तो उसमें परिमाण होगा एक। तो माणी से परिमाण मापा जाता है। तो बी आंसर होगा इसमें। अगर देखिए आपका प्रसिद्ध साहित्यकार मथुरा दत्त मटपाल जी के बारे में सही कथनों पर विचार करें। तो मथुरा दत्त मटपाल जी देखिए मैंने इन पर वीडियो दी है सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लासेस में, आप देखना हाल में मैंने अपलोड की थी। मथुरा दत्त मटपाल जी से संबंधित पहला जो कथन है, आंग आंग चिचे लेगो पे मैं क्यापक क्याप की कै बरुन फिर प्योली हंसे मनक सतसई राम नाम बहुत है ठुल, उनकी प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है देखिए कुमाऊनी भाषा में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2014 के साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से नवाजा गया। बिल्कुल सही है। उन्होंने 20 वर्षों से अनवरत रूप से कुमाऊनी पत्रिका पहरू का संपादन किया। तीसरा जो कथन है इसमें ये आपका गलत है। ठीक है। मथुरा दत्त मटपाल जी का संबंध है दूधबोली पत्रिका से। दूधबोली पत्रिका, दूधबोली पत्रिका। ठीक है। पहरू से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने 100 कुमाऊनी कहानियों की पुस्तक कौसुआ कातको का संपादन किया। बिल्कुल ये कुमाऊनी भाषा की पहली 100 कहानियों वाली किताब है। ठीक है। कुमाऊनी भाषा में इसमें सभी कहानियां, और इसका टाइटल है कौसुआ कातको। ठीक है। तो सुआ का मतलब होता है, सुआ तेरी याद में आपने गाना सुना होगा। तो सुआ का मतलब प्रेमिका से संबंधित है या जिससे बहुत प्यार किया जाता है, उसके लिए सुआ शब्द प्रयोग होता है। ठीक है। तो सुआ कौसुआ कातको ऐसे इसमें टाइटल दिया गया है। ये भी इनकी रचना है। तो 1 2 और 4 इसमें सही है। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। बाकी पहरू पत्रिका जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहरू पत्रिका, मैंने अभी आपको उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएं वाली वीडियो भी दी थी सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास में, आप देखिएगा। इसकी पहरू पत्रिका की जो संस्थापक थे या संपादक थे, इनका नाम था डॉक्टर हयात सिंह रावत जी। हयात सिंह रावत जी ने शुरू किया था इसको। ठीक है। पहरू पत्रिका को ध्यान रखेंगे। कुमाऊनी भाषा की मासिक पत्रिका है और अल्मोड़ा से और देहरादून से भी एक मेन जो जहां से प्रकाशित होती है हिसाब से, वैसे अल्मोड़ा से होती है। ठीक है। संस्थापक हयात सिंह रावत जी हैं, ध्यान रखेंगे।
और जो हमारी कसार टीवी में एक संस्था है, मैंने बताया था आपको, कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत इस मासिक पत्रिका को शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखिए तो अनुग्रह शब्द जो है आपका, ठीक है, इसमें आपको ध्यान से देखें तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनुधन ग्रह, अनुधन ग्रह, ठीक है, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा इसमें, बहुत सिंपल है, बी आंसर। यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा। ये कैसा वाक्य है, तो ये कंडीशनल वाक्य है, यानी कि कंडीशन दी जा रही है इसमें, ठीक है, आज वो मेहनत से पढ़ेगा तो वो पास होगा जरूर। कंडीशनल वाक्य है, यानी कि शर्त बोधक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, शर्त बोधक। अगला देखिए, सिरारोह किस शब्द का पर्यायवाची है, तो सिरोरूह जो होता है दिए गए विकल्पों में अगर ध्यान से देखेंगे तो सिरोरूह पर्यायवाची हो जाएगा आपका कंज का, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कंज, कंज का पर्यायवाची हो जाएगा सिरोरूह। देखिए आजकल आयोग क्या कर रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट आपका पर्यायवाची पूछ रहा है, मैंने नोटिस किया है, पिछले अगर एग्जामों में आप देखें उसके हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट आपके पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सिरोरूह पूछा है तो थोड़ा कठिन है ये। चलिए, नहीं माफ कीजिएगा, इसका कच होना चाहिए, कच, इसका कंज नहीं होगा, कच होगा, कच, ठीक है। देखिए कनक जो शब्द है ना, सिरोरूह का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, सिरोरूह, सिर, सिर पर उगने वाला, सिरोरूह का मतलब होता है सिर पर उगने वाला, सिर पर उगने वाला, सिर पे उगने वाला क्या होता है, यानी कि बाल की बात हो रही है, केस कहा जाता है इस चीज को, ठीक है, तो बाल या केस जो होता है इसका पर्यायवाची होता है आपका कच, बालों को कच भी कहा जाता है, सी होगा इसका आंसर। कंज का मतलब क्या होता है, देखिए आपका कमल होता है, कंज, ठीक है, कमल। कूल का मतलब क्या होता है आपका, किनारा या तट, किनारा होता है। कनक का मतलब क्या होता है आपका, कनक मतलब धतूरा या सोना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, सोना या धतूरे शब्द के लिए यूज होता है कनक, ठीक है, तो कच होगा इसका, माफ कीजिएगा, सी होगा, मैंने बी बोल दिया था, बी गलत है। अनुस्मारक किसे कहा जाता है, देखिए अनुस्मारक क्या होता है ना, मान लीजिए मैंने कोई डिपार्टमेंट में लेटर भेजा, उसका आंसर नहीं आया, यानी कि पूर्व में भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए जो दूसरा पत्र लिखा जाता है, इसको आपका अनुस्मारक कहा जाता है, यानी कि स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, स्मरण पत्र। चलिए अगला देखिए, कतड़ियाट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए कतड़ियाट करना, हाँ कुमाऊनी शब्द है, कई बार बोला जाता है देखिए समाज में, अरे यार कतड़ियात न कर, ठीक है, ये फालतू कतड़ियात न कर कहते हैं, तो फालतू कतड़ियात न कर यानी कि ये फालतू का ढोंग मत कर, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कई जगह पे क्या होता है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं जानबूझ के माहौल बनाती है, ठीक है, या मान लो कहीं पे पुरुष भी बना लेते हैं, जैसे शराब पिया ज्यादा हल्ला गुल्ला, फिर वो ऐसे आवाजें निकालना, कुछ इस टाइप का माहौल बना देना, फेक माहौल बनाना, यानी कि वहां पर ही ऐसे शब्द फिर बोला जाता है कि कतड़ियाट न कर, ठीक है, यानी कि कतड़ियाट जन कर, मत कर आडंबर, ठीक है, बी हो जाएगा। कई बार देखिए उदाहरण देने के लिए मुझे महिला और पुरुष शब्द संबोधित करना पड़ता है, इसलिए सभी से मैं माफी मांगता हूँ, किसी लिंग विशेष की तरफ मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनको यहाँ पे ऐसे कोई भावना से अपमानित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चितेरा शब्द का तत्सम क्या होता है, तो चितेरा का मतलब होता है चित्रकार, ठीक है, जैसे हम पढ़ते ना, गढ़वाल चित्रकला शैली का महान चितेरा कौन था, तो गढ़वाल चित्रकला का महान चितेरा जो था आपका कौन था, मोलाराम, ठीक है, मोलाराम जी थे। अगला देखिए, श्रीमान की वर्तनी में कौन सा सत्य है, देखिए वर्तनी विश्लेषण मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है, आप अवश्य देखिएगा। वर्तनी विश्लेषण के साथ मैंने आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में एक और वीडियो दिया है, कौन सी है वो आपका, एकाक्षरी द्विअक्षरी तीन अक्षरी शब्द क्या होते हैं, ठीक है, एकाक्षरी द्विअक्षरी और तीन अक्षरी शब्द जो होते हैं उनको आप जरूर देखिएगा, ठीक है, इनसे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होते हैं, इसमें द्विअक्षरी होगा। और वर्तनी विश्लेषण भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम किसी शब्द को तोड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं, मैंने राम शब्द लिखा, देखिए राम, राम, आप सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन है, सभी व्यंजन किसकी सहायता से बनते हैं, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता के बिना कोई भी व्यंजन नहीं बन सकता, और अमूमन हर व्यंजन में आपका अ लगा होता है ना। जैसे मैं बात करूं राम, राम में हम देखेंगे आधा र होगा, और इसमें किसकी मात्रा लगी है, आ, रा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फिर म, आधा म होगा, इसमें अ लगा है व्यंजन, तो राम का जो हमारा देखिए आपका
वर्तनी विश्लेषण होगा, ये होगा आधा र, फिर इसमें आ की मात्रा, फिर आधा म, फिर इसमें अ, इसको मिलकर, इसको जोड़कर ही ये शब्द बना है राम। ऐसे जो श्रीमान है, श्रीमान में आपका बोला जा रहा है कि इसकी वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। तो श्रीमान में देखिए सबसे पहले आधा स होगा, फिर उसमें आपका र की मात्रा है तो र होगा आधा, फिर उसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी तो बड़ी ई होगी, फिर म है, म में आपका आ की मात्रा है, माँ हो गया, नौ में आपका हो गया। तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, श्रीमान का वर्तनी विश्लेषण हो जाएगा। अगला देखिए इनमें से कौन सा दंतोष्ट वर्ण है, ये कई बार बनता है आपका क्वेश्चन। देखिए व जो होता है वो आपका दंतोष्ट वर्ण होता है, दंत और ओष्ठ दोनों का ही प्रयोग होता है वो बोलने में, ठीक है, इसलिए इसको दंतोष्ट वर्ण कहा जाता है। ओ जो है आपका, ओ केवल ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ स्वर है, ठीक है, ओष्ठ वर्ण है ये। ओ बोलते हैं ना तब होठों का, हमारे देखिए ओ बोलिए आप, ओ तो ओष्ठ है, होठ का वो आपका वो करता है इसमें, ठीक है। बाकी जो हमारे व्यंजनों के पंचमा अक्षर हैं, पांच जो हमारे पांच वर्ग होते हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। इसमें आपके कौन से जो वर्ण हैं ये कौन से होते हैं, मतलब ओष्ठ कौन सा है, दंत्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन आते हैं अभी, ये सब आपको अच्छे से आने, कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है, ठीक है। जैसे ग है, इसमें ये कंठ व्यंजन है या कंठ वर्ण है, ठीक है। झ जो है आपका तालव्य व्यंजन है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अगर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ आपका सिंबल दिए गए हैं यानी कि चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है, विराम चिन्ह, दूसरी तरफ उनको बताना कौन सा है। सबसे पहले देखिए उद्धरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है ये दो कॉमा ऐसे लगे होते हैं। अगला देखिए अर्धविराम, अर्धविराम तो बहुत से एग्जाम में पूछता है, अर्धविराम का सिंबल होता है ये एक एक पॉइंट होता है बिंदु और साथ ही नीचे कॉमा, ये अर्धविराम होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में आपका क्या होता है, एक पाई होती है, पाई के नीचे बिंदु होता है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। उपविराम में आपके दो डॉट होते हैं, ठीक है, जैसे अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, ऐसे दो डॉट होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है क्या, उपविराम। चलिए तो इस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन बी, 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1 सही हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट भाग 22। इसमें हमने 2025 का जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुआ था उसमें 20 प्रश्न जो हिंदी के बने थे उनको देखा, और आशा करता हूँ अच्छे से आप समझे भी होंगे। खासकर आप देख रहे हैं इसमें एक आपका कतड़ियाट वाला शब्द हो गया, इसके बाद आपका कुमाऊनी भाषा का झोड़ा शब्द 2, उसके बाद बगल किसे कहते हैं 3, परिमाणवाचक विशेषण मांगनी 4, मथुरा दत्त मटपाल वाला सवाल 5, उसके अलावा देखेंगे आप तो आपका कुमाऊनी शब्द तीर 6, गढ़वाली बोली में मुआरी का अर्थ 7, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आपके देखिए सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, 7 क्वेश्चन आपके कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से पूछे गए हैं। अभी इसमें लोकोक्ति नहीं पूछी गई थी, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से 7 क्वेश्चन बने हैं 20 में से, आप लगाइए आप, ठीक है। इसलिए ये जो टॉपिक है ना कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली लोकोक्तियां वाला, जिसपे मैंने दिए हुए हैं कई वीडियोस, अलग से प्लेलिस्ट है, उसको देखो भाई अच्छे से, उनको घोल के पी जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो गलती नहीं होनी चाहिए, 7 नंबर बहुत होते हैं, यहाँ तो 0.25 से सिलेक्शन रुक जाते हैं। बाकी देखिए यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर एप्लीकेशन स्टोर पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, बाइलिंगुअल है, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है, जिसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति वाले शब्दावली वाले हिंदी के पोर्शन में, उत्तराखंड में उत्तराखंड के टाइप के क्वेश्चन जो आयोग बना रहा है आजकल, मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, अलग टाइप से घुमा के क्वेश्चन, जैसा चाहिए वो मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का स्वागत है।